चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs AC चैप्टर के। ठीक है, वो कहता है मेंशन द फैक्टर ऑन विच द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR सर्किट डिपेंड। ठीक है, पहले तो हम कुछ चीजें सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूले आने चाहिए। देखो पहला V इक्वल्स टू IR, जिसमें R अपोजिंग फैक्टर है, ये रेजिस्टेंस का भी है। VL इज इक्वल्स टू IXL, इसमें ये अपोजिंग फैक्टर है। VC इज इक्वल्स टू IXC, इसमें ये अपोजिंग फैक्टर है। XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आने चाहिए आपको। अगला, अगली बात होती है ये जो ओमेगा L है ये हमें क्या बताता है? XL होता है ओमेगा L, ये बताता है 2π/μL फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बताता है। तो XL में AC जो होगा, AC की फ्रीक्वेंसी होती है तो उसका XL भी होगा, तो इंडक्टर ब्लॉक करेगा AC को। दूसरी बात XC 1/ओमेगा C 1/2π/μC, AC की फ्रीक्वेंसी होती है, तो XC इन्वर्स होने की वजह से मिनिमम होगा और कैपेसिटर अलाउ करेगा AC को। ठीक है, ये बात हमने करी AC सर्किट के हिसाब से, AC इनपुट के हिसाब से। अगर मैं इसको आउटपुट DC देता तो DC की फ्रीक्वेंसी 0, तो उसका XL भी 0। इसका मतलब इंडक्टर अलाउ करता है DC को। फिर यहाँ पे DC की फ्रीक्वेंसी 0 और XC जो है जिसमें इनवर्स में 0 आ रहा है, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर ब्लॉक करता है DC को। ये बात समझ ली? बना के देख लेते हैं एक बारी थोड़ा सा ऐसी। अगर ये आपका इंडक्टर है तो इंडक्टर सीधे जाने वाले यानी कि डायरेक्ट करंट को अलाउ करता है, लेकिन अगर कोई करंट ऐसे जाएगा तो वो अटक जाएगा। ऐसी यही कोई बेटा याद करने के लिए। कैपेसिटर, कैपेसिटर में अगर आप सीधे जाओगे तो अटक जाएगा, लेकिन अगर घूम के जाओगे तो पार हो जाओगे। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें सीख ली हमने। अब इसके बाद बारी आती है कैपेसिटर में करंट लीड करता है, पोटेंशियल लैग करता है, और इंडक्टर में करंट लैग करता है, पोटेंशियल लीड करता है। रजिस्टर में सेम फेज दोनों का। ठीक है, लीड का मतलब होता है +90 डिग्री और लैग का मतलब होता है -90 डिग्री। ये बात समझ लो। ठीक है, अब R और L सीरीज में हो तो आपके पास VLR आएगा, I इफेक्टिव ZLR। ZLR क्या बनेगा? √XL का स्क्वायर R का स्क्वायर। अब C और R सीरीज में हो तो VCR आएगा, I इफेक्टिव ZCR, और Z बनेगा आपका √XC का स्क्वायर R का स्क्वायर। LCR तीनों सीरीज में हो तो VLCR आएगा, I इफेक्टिव Z VLCR ZLCR, जिसमें ये Z होगा आपका √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अगर रेजोनेंस आ गया है तो रेजोनेंस की एक कंडीशन है कि XL बराबर XC के होगा या VL बराबर VC के होगा, तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C के होगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC होगा। 2π/μ इज इक्वल्स टू 1/√LC होगा।
तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा आपका 1/2π√LC। ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। मेंशन द फैक्टर ऑन विच द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट डिपेंड। इन सीरीज LCR द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/2π√LC। बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला। फ्रॉम द अबव फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन L एंड C प्रेजेंट इन द सर्किट। और ये उसका ग्राफ है, ध्यान दे लो। स्क्रीन रोको और आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ रेजिस्टर R एंड इंडक्टर L आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक रेजिस्टर R है और एक इंडक्टर L है जिसको हमने सीरीज में लगाया, ठीक है। V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t बनाया, ठीक है। द वोल्टेज इज फाउंड टू लीड करंट बाय π/4, ठीक है। इफ द इंडक्टर रिप्लेस बाय कैपेसिटर, अगर मैं इंडक्टर हटा के कैपेसिटर लगा देता हूँ, वोल्टेज लैग बिहाइंड बाय द π/4, ठीक है। व्हेन LCR कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है, with the same source find the average power dissipation और इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। पावर डिसिपेशन में आपको पावर के फॉर्मूले याद रखने। पावर होता है VI cos phi, cos phi पावर फैक्टर होता है, और पावर को हम V² R या I² R या I² R वाला पावर डिसिपेशन में लगता है। आ जाओ इसका आंसर देखते हैं। वो कहता है गिवन है हमें V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t, हाँ जी। और हमें ये गिवन है कि वहां पर जो फेज डिफरेंस है फाई जो है हमारा वो π/4 है जी। अब वो कहता है एवरेज पावर कितनी आएगी, V इफेक्टिव I इफेक्टिव cos phi, वैल्यू रख दी V इफेक्टिव I इफेक्टिव और cos phi की, आ गया हमारा V0 I0/2 cos π/4। अब वो कहता है as LCR in series therefore at any instant through the three elements AC has the same amplitude and same phase, that is instantaneous current आपका रहेगा I is equals to I0 sin ओमेगा t। जल्दी से इसको पढ़ो फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है द फिगर शोज टू साइनोसाइडल कर्व रिप्रेजेंटिंग द ऑसिलेटिंग सप्लाई वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, इन AC सर्किट, ठीक है। यहाँ करंट है, करंट लीड कर रहा है थोड़ा सा, और आपका EMF 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री का फर्क है क्योंकि यहाँ पर π/8 और π/4 का डिफरेंस है। मैं आपको उसको बताता हूँ, लीजिए इस बात पे ध्यान देते हैं। ये एक वेव है, इसके अंदर ये है आपका लैम्डा, यही है आपका टाइम पीरियड, और यही आपका 2π। लेकिन इसका आधा कितना होता है, आधा होता है λ/2 या T/2 या पाई, और उसका आधा कितना होता है λ/4। λ/4 T/4 और π/4 π/2, ठीक है। और वहां पर हमने देखा था अभी क्वेश्चन में उसका भी आधा, तो λ/8 या T/8 तो π/4 ही होता है आपका 45 डिग्री। आ जाओ, मैंने वही बोला 45 डिग्री। इन फिगर शोज टू साइनोसाइडल वेव, ठीक है। ड्रॉ अ फेजर डायग्राम टू रिप्रेजेंट द करंट and voltage supply as a phasors, state phasor difference between the two quantities। आ जाओ देखो, आ गया π/4। ये रहा आपका करंट, ये रहा आपका EMF, दोनों के बीच में π/4 का डिफरेंस है। वो कह रहा है फेजर डायग्राम ये है, द फेजर डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज विल गिव यू इक्वल लेंथ ऑफ द फेजर। करंट लीड कर रहा है, करंट क्यों लीड कर रहा है आप क्वेश्चन में देख लो, करंट आपका लीड कर रहा है, ठीक है। और किससे लीड कर रहा है, π/4 से, क्योंकि दोनों के बीच में कितने का फर्क है, π/8 और π/4 का। तो यहाँ आपका फर्क आ जाता है π/4, ठीक है। ये π/4 एंगल के लिए है, ये π/2 एंगल के लिए है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, π/4। आगे क्वेश्चन नंबर 38 एन alternating voltage E equals to E0 sin omega t is applied to a current containing a resistor
आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ ब्लैक बॉक्स, ठीक है, द करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी इतना, ये लीड कर रहा है पाई बाय 4 से, ठीक है। स्टेट वेदर द एलिमेंट इन ब्लैक बॉक्स इज कैपेसिटर और इंडक्टर। अगर करंट लीड कर रहा है तो वो कैपेसिटर है, अगर करंट लैग कर रहा होता तो वो इंडक्टर होता, ठीक है। ड्रॉ कॉरस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम, आ जाओ। अरे करंट लीड कर रहा है इसलिए वो कैपेसिटर है, आगे आंसर। फेजर डायग्राम, जल्दी से इस फेजर डायग्राम को देखो, फिर हम आगे चलते हैं। उसने यहाँ पर आपका इम्पिडेंस निकाल दिया। ये बताने की जरूरत है, ये आपका ई नॉट है, ये पोटेंशियल है कैपेसिटर का, ये रजिस्टर का, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगाया, आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू खोली, आई नॉट बाहर निकाला, अंदर रह गया आर स्क्वायर और एक्सएल, ठीक है। तो ये आपका जेड बन गया, ये हम कर चुके हैं डेरिवेशंस में। आगे चलते हैं। अ कैपेसिटर सी अ कैपेसिटर सी अ अवेलेबल रेजिस्टर आर एंड अ बल्ब, एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है और एक बल्ब है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एसी मेन, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर और दोनों के दोनों रजिस्टर ही है, एक वेरिएबल रजिस्टर और एक रजिस्टर, अवेलेबल बोल दिया मैंने गलती से, वेरिएबल रजिस्टर will glow, अच्छा, circuit as shown in figure, the bulb will glow, the bulb glows with some brightness, ठीक है। how will the glow of bulb change if, क्या होगा पहले बताओ। यहां पर कौन सी सप्लाई है, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई कैपेसिटर से पास हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। रेजिस्टर से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कैपेसिटर के अंदर कोई रॉड इंसर्ट करता हूं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, अगर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, उसको और ज्यादा करंट आएगा, वो और ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। द बल्ब ग्लो विथ सम ब्राइटनेस, ठीक है। हाउ विल दे ग्लो, जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, कैपेसिटर में, कीपिंग द रेजिस्टेंस सेम, द रेजिस्टेंस इंक्रीज, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज की जाएगी कैपेसिटर को सेम रख के तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। 39, ये लो आंसर। As the dielectric slab is introduced between the plate of the capacitor, its capacitance will increase. Hence, potential drop across the capacitor will decrease. ठीक है। As a result, potential drop across the bulb will increase. They connected in series. Thus, its brightness will increase. मैंने ये बताया था। अगला, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। एज अ रिजल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज एज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ब्राइटनेस विल डिक्रीज। पूरा आंसर इसी फॉर्मेट में लिखना है बेटा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, a series LCR circuit connected in series variable frequency, source of variable frequency, draw a suitable phasor diagram, deduce expression for the amplitude of current and phasor angle। ये डेरिवेशन है आपने कर रखी है LCR सर्किट की, फिर भी एक बार देख लो। चेक करो, कर रखी है, ठीक है। 3 केसेस होते हैं इसके। शो दैट करंट लीड द वोल्टेज इन फेज 5/2 कंटेन, जिसके अंदर कैपेसिटर होता है, ये भी आपकी डेरिवेशन है, ठीक है। जिसमें आपका इंडक्टर होता है, वो कैपेसिटर होता है, उसमें करंट लीड करता है, ये दिखाओ। ये डेरिवेशन कर रखी है आपने, इंडक्टर की अलग से, कैपेसिटर की अलग से, रजिस्टर की अलग से। नहीं आते हुए कमेंट में डाल देना, मैं करा दूंगा। इन सीरीज LCR सर्किट ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। ये अच्छा क्वेश्चन है। वॉटलेस करंट फ्लो इन द सर्किट, ठीक है। आगे देखो, ये वो दे रखी है बेटा, कैपेसिटर वाली डेरिवेशन देख लो आप एक बारी। आगे चलो, कह रहा है इम्पिडेंस हमारा क्या है यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। जेड को अगर आपको मिनिमम करना है, जेड को अगर आपको मिनिमम करना है तो एक्सएल बराबर हो 1/XC के, इसको बराबर कर दो, ठीक है। यानी कि कंडीशन लगा दो रेजोनेंस की, तब आपका जेड आर के बराबर हो जाएगा, उसमें ऐड होने वाली चीज खत्म हो जाएगी।
जेड आर के बराबर होगा, रेजोनेंस होगा, उस वक्त आपका जेड मिनिमम होगा। सेकंड पार्ट, एवरेज पावर डिसिपेशन, आ गया क्या ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज अ वॉटलेस करंट, ठीक है। अब वो कह रहा है एवरेज पावर डिसिपेशन जिसे हम कहते हैं ई आई कॉस फाई। तो यहां पर हमारे पास दो चीजें जिसमें हमने रिजॉल्व करा, एक कॉस फाई में, एक साइन फाई में। ई आई कॉस फाई है आपका वॉट वाला करंट, और ई आई साइन फाई है आपका वॉटलेस करंट। तो वो कह रहा है इसको अगर हम देखते हैं, अगर मैं कॉस की वैल्यू 0 कर देता हूं तो कॉस फाई जो हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा, तो फाई पाई बाय 2 हो जाएगा। इस कंडीशन में जो करंट होगा वो वॉटलेस करंट होगा। जब कॉस की वैल्यू 0 होगी तो सारा का सारा करंट साइन की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो hence the condition for whatless current is that circuit is purely inductive or purely capacitive in which the voltage and current differ by a phase pi by 2, यानी चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। आगे चलते हैं। अ सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग, ये आपका वोल्टेज दिया हुआ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। द algebraical sum of the voltage across the three element is greater than the voltage of the source। अच्छा, उसका रीजन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जो यहाँ पे वोल्टेज होता है बेटा, हम नॉर्मल एल्जेब्रिकल सम कर देते हैं, लेकिन इसमें जो होता है आपका VLCR वो होता है अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर माइनस VC का स्क्वायर। तो ये VR प्लस VL प्लस VC के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गिवन द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर R इज 40 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। करंट निकालने का तरीका क्या है आपका यहाँ पे, करंट इज इक्वल्स टू V बाय जेड। जेड क्या है आपका अंडर रूट ऑफ, करंट इज इक्वल्स टू V बाय जेड। जेड क्या है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास सारी चीजें दे रखी हैं यहाँ पे, इसको देखो अब यहाँ पे लगा के, क्वेश्चन नंबर 43 गायब है, करा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में VL दे रखा है, VR दे रखा है, VC दे रखा है, ठीक है। हम जानते हैं जो VLCR होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे को दे रखा है। अगर मैं इसको निकालूं तो आई इफेक्टिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर। वो कह रहा है पूरा का पूरा रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूं, तो VLCR को डिवाइड कर दो आई इफेक्ट इस ZLCR के साथ, तो आपका आई इफेक्टिव आ जाएगा। एक तो आई इफेक्टिव ये आ जाएगा, चेक कर लो रेजिस्टेंस पूरे का बोल रहे हैं। द गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज, आपके पास VLCR दे रखा है, Z दे रखा है, आई आ जाएगा। एक चीज आपके पास ये तीनों दे रखे हैं, तो ये हमें ये पता लगाना है कि ये जो है इनका जो सम होता है वो उससे ज्यादा क्यों आता है। सम इससे इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि हम इसका वेक्टर सम करते हैं, उस वेक्टर सम के अंदर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाते हैं और उसके अंदर वैल्यू जाएगी वो अंडर रूट में आएगी और छोटी आएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अ रजिस्टर आर एंड एलिमेंट एक्स। अब वो एलिमेंट एक्स क्या है पता नहीं, या तो कैपेसिटर है या इंडक्टर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। द वोल्टेज इज फाउंड टू लीड, अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो वो इंडक्टर है पाई बाय 4। इफ द एक्स इज रिप्लेस बाय अनदर एलिमेंट वाई, तो वोल्टेज पीछे हो जाता है, तो वो है कैपेसिटर। आइडेंटिफाई एक्स और वाई बता दिया, पहला है इंडक्टर दूसरा कैपेसिटर। व्हेन बोथ आर कनेक्ट इन सीरीज विद आर, तो बन जाता है LCR, ठीक है। विल द पावर डिसिपेट इन सर्किट मैक्सिमम और मिनिमम, अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाता है तो LCR सर्किट बन जाता है, और LCR सर्किट में आपका Z बड़ा हो जाता है, ठीक है। Z हो जाता है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर, मतलब आर के अंदर कोई चीज जुड़ जाती है, ठीक है। अगर वो Z बड़ा हो जाता है तो उससे पावर हमारी पावर का डिसिपेशन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 ये बता दिया। P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई।
cos phi इक्वल्स टू r बाय z, ठीक है। एक्सएल एक्सी हमारे पास बता दिए, एक्सएल एक्सी और आर, सो cos phi इक्वल्स टू 1, तो p कितना हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। पढ़ लो इसको पूरे को, स्क्रीन रोको, अभी पढ़ो और इसको अभी नोट करो, ठीक है। आगे चलो, राइट एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस, ये कर चुके अभी हम। अ बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, ठीक है। एक बल्ब आपका रजिस्टर है जिसको हमने कैपेसिटर के साथ लगाया, तो ये आपका सीआर सर्किट बन गया। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन टर्न अक्रॉस। पहला, एसी सोर्स, अगर एसी सोर्स के साथ लगाओगे तो कैपेसिटर एसी को आसानी से अलाउ कर देगा जाने के लिए, ठीक है। तो ये एलसीआर सर्किट जो होगा, इसके अंदर से जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा। डीसी बैटरी लगाएंगे तो कैपेसिटर रोक देगा, धीरे 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 करके वो डिम हो जाएगा। आंसर पढ़ लो, ये रहा, ठीक है। देख लो, वही है जो भी बताया था आपको, आंसर पढ़ लो पूरा। आगे चलते हैं। एन ऑल्टरनेट करंट विद वोल्टेज 140, ये वी नॉट हो गया आपका, साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा हो गया आपका 314, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी सोर्स की वो क्या होगी, ओमेगा तो दे रखा है आपको, ओमेगा को 2 पाई न्यू रखो, फ्रीक्वेंसी आ गई। द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर, वी को आई के साथ, वी को डिवाइड करो आर के साथ, आपके पास आई आरएमएस आ जाएगा। देखो आंसर, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल दी, फिर वी को आर के साथ डिवाइड करा, ठीक है। आगे चलो, अच्छा ये ध्यान रखना, ये हमें जो दिया है इसने, हम्म, हम्म, ये वी नॉट है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो वी नॉट को √2 से डिवाइड करके इसने वैल्यू बना ली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एन ऑल्टरनेट एन ऑल्टरनेट वोल्टेज ऑफ 280, सॉरी वो 140 वाला वो था, सॉरी ये 280, साइन 50 पाई टी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्योर, फिर वही सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है, तीनों क्वेश्चन सेम है। अब बदला है क्वेश्चन, एक बल्ब है जिसकी पावर इतनी है, वोल्टेज इतनी है, ठीक है। अगर आपको पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, तो करंट भी आप निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है मतलब ये वोल्टेज आपकी एसी है। द रेजिस्टेंस क्या होगी बल्ब की, ठीक है। पहले आप आई निकालोगे, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर उसके बाद आरएमएस करंट निकाल लिया हमने दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस बाय आर। इसकी जगह अगर आप ये भी लगाते तो भी आ जाएगा, फिर उसके बाद आप वी के साथ कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51, प्रूव दैट आइडियल कैपेसिटर इन एसी सर्किट डज नॉट डिसिपेट पावर। कुछ नहीं है, उसका फॉर्मूला लगाना है आपको, यहाँ पे वैल्यू रखनी है, P इक्वल्स टू वी आई, वी के अंदर रखनी है आपको वी साइन थीटा, आई के अंदर रखना है कॉस थीटा, फिर उसको बाहर लेना है वी और आई को, साइन थीटा कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, साइन 2 थीटा जो है वो आपका, उसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके टी तक के लिए, तो 0 आएगा। ये डेरिवेशन करा रखी है मैंने आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हैविंग, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसको हमने कैपेसिटर के साथ लगाया, अगर एसी सोर्स है तो वो आराम से उसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी जैसे जैसे कैपेसिटर भरता जाएगा। अगर इसके अंदर मैं कोई रॉड इंसर्ट कर दूं तो ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी। एसी सोर्स इज ग्लोइंग विद द सर्टेन ब्राइटनेस, ठीक है। हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प चेंज ऑन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस कम करूंगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। एंड फ्रीक्वेंसी, अच्छा यहाँ फ्रीक्वेंसी का आपके पास बैठेगा ओमेगा, ओमेगा एल, अब इनवर्स में आता है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई न्यू सी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो एक्स सी बढ़ेगा, तो ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है।
आगे चलते हैं। कहता है एक एल आर सर्किट है, अच्छा, जिसके अंदर हमें आर दे रखा है, एल दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, इम्पीडेंस निकालो। एल आर सर्किट है तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा आपका, इम्पीडेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर आर का स्क्वायर। एक्सएल मैंने आपको बता रखा है ओमेगा एल होता है। इम्पीडेंस आ गया। फेज एंगल कितना होगा 90 डिग्री। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई इफेक्टिव अंडर रूट, या सब मल्टीप्लाई में जेड कर दो, अंडर रूट के ऊपर तो निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। ये तो गिवन हो गया आपके, इम्पीडेंस निकाल दिया, फेज एंगल tan फाइव, 90 डिग्री वैसे बता दिया था मैंने, ठीक है, फिर भी निकाल लेना इसको जो कर रहा है पूरा का पूरा। वोल्टेज ड्रॉप वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट इसने सीधा ले लिया 141, वहां पे दिया हुआ है इक्वेशन उसकी, ये यहाँ से वी नॉट ले लिया। ठीक है, आगे अब कहता है एक एसी सोर्स है जिसके अंदर वी है वी एम साइन ओमेगा टी कनेक्टेड अक्रॉस अ आइडियल कैपेसिटर। ठीक है, ड्राइव एक्सप्रेशन कर लोगे आप। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर सर्किट, ठीक है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर कर लोगे आप। अ रजिस्टर ऑफ 30 ओम एंड, आ गया 30 ओम और एक कैपेसिटर दे रखा है, कनेक्ट इन सीरीज विद वोल्टेज इतनी और ये इतनी। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर दे रखा है, एल आर सर्किट आएगा, जेड क्या आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, एक्स सी का स्क्वायर, एक्स सी क्या होगा 1/ओमेगा सी। ठीक है, कनेक्टेड टू अ सीरीज टू अ 200, अच्छा ये आपका वी इफेक्टिव है, इसको रूट टू से डिवाइड करोगे, वी इसको रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे, वी मैक्सिमम आ जाएगा या वी नॉट आ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर निकालो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर निकालो। ठीक है, इज एल्जेब्रिकल सम, दोनों का बराबर आएगा नहीं आएगा। अब वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तुम्हें कैपेसिटर का, तो वो क्या होगा, आई इफेक्टिव मल्टीप्लाई में आर, और वो एक्स सी, और रजिस्टर का निकालना है तो आई इफेक्टिव मल्टीप्लाई में आर। ठीक है, लेकिन आई इफेक्टिव पहले निकालना पड़ेगा, आई इफेक्टिव निकाल लेते हैं। V इफेक्टिव इज इक्वल्स टू आई इफेक्टिव मल्टीप्लाई में Z, यहाँ Z है एक्सएल का स्क्वायर आर का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब चेक करो, और वो कह रहा है ये कम क्यों आया है, उसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि हम यहाँ पर VL और VC या VC और VR को नहीं जोड़ते हैं, हम उनके अंडर रूट को जोड़ते हैं। आ जाओ, कहाँ है क्वेश्चन 56। कैपेसिटर दे रखा है, आर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्सी निकाल लिया, आई आर एम एस की वैल्यू निकाल ली जो बताया था अभी आपको, वोल्टेज निकाल लिया, VC और V, पता नहीं टी क्या लिख दिया इसने, VR निकाल लिया, अच्छा V टोटल, VR निकाल लिया, VC निकाल लिया, V टोटल निकाल लिया। V टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हम उसका अंडर रूट निकालते हैं, अंडर रूट निकालेंगे तो कम आएगा। अब पूरा आंसर चेक कर लो, पहले इसको चेक करो, रीड करो इसको, अब इसको रीड करो, कर लिया, अब इसको रीड करो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया आपका। अ सीरीज एलसीआर सर्किट जिसके अंदर आर है, एल है, सी है, कनेक्टेड विद दिस। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, वी इफेक्टिव इक्वल्स टू आई इफेक्टिव, वी इफेक्टिव इक्वल्स टू आई इफेक्टिव अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, फिर उससे आई इफेक्टिव निकालेंगे, आई इफेक्टिव को मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू के साथ, तो आपका एम्पलीट्यूड बन जाएगा करंट का। द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन साइकिल एट रेजोनेंस, अब एवरेज पावर निकालनी है आपको रेजोनेंस के साथ, और पोटेंशियल ड्रॉप सिर्फ कैपेसिटर के लिए, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। आ जाओ, पहले उसने सारे गिवन लिखे, Z निकाला, करंट निकाला, एवरेज पावर VI निकाला, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप के लिए उसने फ्रीक्वेंसी पता लगाई। ठीक है, अब VC आई इफेक्टिव एक्सएल XC, और VR आई इफेक्टिव R। ठीक है,
पढ़ो इसको पूरे को, पहले इसको पढ़ो, अब इसको पढ़ो जल्दी। चलिए आगे चलते हैं।